हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने सेकंड वीडियो लेकर के आ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पीपीएससी में जो भी पेपर्स 2014 के बाद हुए हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, मंडी परिषद ने कराया हो, पुड्डा ने कराया हो, पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल, पीपीएससी, थापर, जितनी भी वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जो भी एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू जो भी एग्ज़ाम हुआ है, डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के क्या लेकर के आ रहे हैं, एक डिटेल्ड सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मेरे पास ये पेपर है, हम चाहते हैं कि इसका भी सोल्यूशन आपको सर हमको पहुंचाइए, तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज आपके सामने वो वीडियोस लेकर के आएँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बना सकें। हमारी पूरी टीम की यही एक वो है कि हमारा पूरा वो है कि जो भी पीपीएससी जेई जो एग्ज़ाम कराने वाली है, और जैसे कि आज आपने देखा कि एसडी में भी क्या आई है वैकेंसी आई है, सब डिविजनल इंजीनियर्स की जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो वैकेंसी निकली है 50 और 25। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा आपको क्या करने वाली हैं, हेल्प करने वाली हैं। सो प्लीज़ मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, इस वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन चीज़ों का बेनिफिट उठा पाएँ, जो हम लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। बहुत इसमें मतलब क्या होता है, पॉइंट्स इधर उधर होते हैं, एक एक पॉइंट्स को ढूंढ ढूंढ करके हम आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं। तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी तो फिर ठीक है, हमने कराना तो है ही है, आप नहीं भी करेंगे तो भी हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज के जो क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी आपको जो वो इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं आपको। आज हम लोग इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और यहाँ से सिर्फ हमने क्वेश्चन नहीं समझना डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने कंसेप्ट्सों को समझना है या उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, ठीक है ना। ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आए, किसी भी एग्जाम में आए, मेरे को याद नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन नंबर 31, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है ना। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द स्प्लिट स्पून सैंपलर is penetrated into the soil stratum by giving blows from a drop whose height and free fall respectively। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो एसपीटी, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एसपीटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट किस चीज़ को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमारा ईएससी में और जेई एसडीओ में पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन बन गया कि एसपीटी टेस्ट क्या होता है, इसकी हेल्प से क्या फाइंड करते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आंसर है थर्ड, ठीक है ना। क्या हमारे पास थर्ड आंसर है, 65 kg एंड 75 सेंटीमीटर हाइट से हम लोग उसको क्या करते हैं, स्प्लिट स्पून सैंपलर को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर हो गया। बट मेरा कभी भी मकसद नहीं है कि सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करा दूं, मेरा मेन मोटो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपके सामने ले करके आऊँ, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्सों को आपने समझना क्या है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एसपीटी, फुल फॉर्म आपको क्लियर है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर ग्रेनुलर सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने एक काम करना है, आपने कमेंट में बताना है कि ग्रेनुलर सॉइल क्या होती है, ठीक है ना। ये कमेंट बॉक्स में जाकर के आपने बताना है ग्रेनुलर सॉइल क्या होती है। और मैं यहाँ पे एक और लिख दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में आपको ग्रेनुलर सॉइल ना देकर आया हो तो दूसरा क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल के बारे में शायद आप जान रहे होंगे, कोहेजन लेस सॉइल में सी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे करके या 3 ऑप्शन दे करके, एक
ऑप्शन देकर के इनमें से कौन सा सॉइल कोहेजन लेस नहीं है या कौन सा सॉइल कोहेजन लेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या होता है, सी कोहेजन जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसका सबसे ज़्यादा बार जो एग्जाम्पल यूज किया जाता है वो है हमारे पास सैंड। सैंड इज ए कोहेजन लेस सॉइल एंड दो एक और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्ले इज ए कोहेजिव सॉइल। कौन सा सॉइल है डियर स्टूडेंट, कोहेजिव सॉइल। तो एग्जाम में 2 पॉइंट आपने हमेशा याद रखने, वो कौन से पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, क्ले के ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनता है, क्ले कैसा सॉइल है डियर स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास कोहेजिव सॉइल है, प्योर कोहेजिव सॉइल, हम लोग प्योर लिख देते हैं, ठीक है ना। प्योर कोहेजिव सॉइल इसका मतलब होता है फाई इक्वल टू 0, इंटरनल फ्रिक्शन जो एंगल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा जो हमारे पास डिस्टेंस क्ले जो होता है वो इम्परवियस होता है, इम्परवियस सॉइल होता है। इम्परवियस सॉइल मींस लेस परमेबिलिटी होता है, वेरी लेस परमेबिलिटी होता है। लेस भी नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वेरी लेस परमेबिलिटी। क्या है डिस्टेंस, वेरी लेस परमेबिलिटी, ओके। वेरी लेस परमेबिलिटी किसका होता है, सबसे कम परमेबिलिटी किसका होता है, क्ले का होता है। क्ले कैसा है हमारे पास, कोहेसिव है। कोहेसिव सॉइल कैसा होता है, जिसका फाई इक्वल टू 0 होता है। इसमें सिर्फ किसका वैल्यू होता है, सी का वैल्यू होता है। सी एंड फाई क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, सी एंड फाई आर द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। क्या है, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। आपने देखे होंगे जो भी टेस्ट करते हैं, आप डायरेक्ट शेयर टेस्ट करते हैं, ट्राइएक्सल शेयर टेस्ट करते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, वेन शेयर टेस्ट करते हैं। इन सारे टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सी एंड फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। किसका, सी एंड फाई आर द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमारे को ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। तो एग्जाम में कभी भी आए तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट स्पून सैंपलर इज यूज्ड इन बोरहोल। तो अभी हम लोग डायग्राम में से दिखाएंगे, बोरहोल में हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लोड है वो कितना हमारे पास 65 kg एंड फ्री फॉल हाइट हमारे पास कितना डिस्टेंस 75 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में फ्रेम होता है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट फ्रेम होता है। डियर स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। आपको अगर 3 से 4 एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली एक में ये मिल जाएगा देखने को। टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड, रिलेटिव डेंसिटी मतलब आईडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नेक्स्ट है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, क्यू यू। और एक सॉरी क्यू यू का मतलब एक और होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ शियर क्राइटेरिया। किसके बेसिस पे, शियर क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग क्या बता रहे हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स पाइल लोड कैपेसिटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ द सेटलमेंट। ध्यान से समझिए, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है वो किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शियर क्राइटेरिया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जनरल शियर, लोकल शियर, ठीक है ना, इस तरीके का जो हम लोग पढ़ते हैं, तो पंच शेयर जो होता है तो वहाँ से हम लोग देखते हैं। और जो अलाउएबल बियरिंग प्रेशर है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देखिए इस तरीके का ये टेस्ट होता है। यहाँ पे शायद आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, अगर विजिबल हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको देखिए। इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है। ये यहाँ पे क्या है, बोर होल में क्या करते हैं, स्प्लिट स्पून सैंपलर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जो भी हमारे को हमने जो पैरामीटर्स फाइंड करने हैं उनको हम लोग इसकी हेल्प से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये तो हो गया एक बुकी फिगर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल है जो कहीं फील्ड में हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा। और जो भी हमारे पास गूगल है, प्लीज़ आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। वहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर्स रहते हैं बहुत सारे। और जब आप JEE बन जाएँ तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हम लोग कितनी बार खोजते हैं, हम क्या बहुत सारे बच्चे खोजते हैं, उनको मिलता नहीं है नेट पे। तो प्लीज़ जब आप ऐसे टेस्ट परफॉर्म करें या ये जब करें वहाँ पे साइट पे जा कर के, तो प्लीज़ छोटे छोटे 2-2 मिनट के 1-1 मिनट के वीडियो शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, हेल्प होता है।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी टेस्ट है, कुछ इस तरीके का है। ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, कट करना होता है उसको। और इसमें क्या होता है, जो स्प्लिट सैम्पलर होता है वो 2 to 5 मीटर के इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और भी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, ठीक है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड आइदर एट एवरी 2 to 5 मीटर और चेंज ऑफ द स्ट्रेटम, स्ट्रेटम चेंज होगा, या फिर एट एवरी 2 to 5 मीटर पे इस टेस्ट को क्या किया जाता है, डिस्टेंस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग करेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द एन वैल्यूज। एन मतलब कौन सा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर जो होता है, उस वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। और ऑब्टेंड करने के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 2 करेक्शंस होते हैं, कभी कभी ये हमसे पूछ ले जाते हैं कि एक तो होता है हमारे पास ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है ना, ओवरबर्डन प्रेशर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। और जो सेकंड करेक्शन किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वो है डिलाटेंसी करेक्शन। किसके बेसिस पे, डिलाटेंसी करेक्शंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ध्यान देना है, डिलाटेंसी करेक्शन के लिए क्या है, दिस करेक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ N1 ग्रेटर देन क्या है 15 इन सैचुरेटेड फाइन सैंड एंड सिल्ट में होता है, ठीक है ना। तो डिलाटेंसी करेक्शन के लिए ये पहले श्योर होना चाहिए कि N1 का वैल्यू 15 से ज़्यादा है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके और भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि ओवरबर्डन प्रेशर से कैसे करेक्शन करते हैं, डिलाटेंसी करेक्शन से कैसे करेक्शन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा बहुत सारे पॉइंट्सों को। सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट पता चलने चाहिए थे कि एसपीटी टेस्ट किस सॉइल के लिए किया जाता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, इसमें किस इक्विपमेंट का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका क्या वेट होता है, किस हाइट से हम लोग इसको फ्री फॉल करते हैं, अगर इसमें कोई करेक्शंस है तो वो कौन कौन से करेक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन छोटे छोटे पॉइंटों को आपने क्या करना है, समझ लेना है। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। आंसर आ गया हमारे पास 65 kg एंड 75 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इफ S इज द शियर स्ट्रेंथ एंड C एंड फाई आर द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। देखिए, जो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बता रहा था वही इस क्वेश्चन में हमको लिख करके आ गया बाय कदम। तो एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा पूछा जाता है JEE SDO में, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। C and phi are the shear strength parameter and sigma n is the normal stress at failure. The Coulomb's equation for shear strength of soil is given by। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है। फर्स्ट वन इज द Coulomb's इक्वेशन एंड सेकंड वन इज द तरजागी इक्वेशन। तरजागी इक्वेशन इज द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ द Coulomb's इक्वेशन, ठीक है ना। तो कुछ तो कमी रही होगी Coulomb's इक्वेशन में। एज पर Coulomb's जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास S इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाई। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, किसके अकॉर्डिंग, एज पर Coulomb's के अकॉर्डिंग। और जब हम लोग डियर स्टूडेंट्स देखते हैं एज पर तरजागी इक्वेशन, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें जब हम लोग मॉडिफाइड करते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, S इक्वल टू C डैश प्लस सिग्मा एन बार टेन फाई डैश। ये हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन होता है। Coulomb's इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे टोटल स्ट्रेस को कंसीडर करके चलते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, टोटल स्ट्रेस को कंसीडर करके चलते हैं। बट इन केस ऑफ तरजागी इक्वेशन वी कंसीडर इफेक्टिव स्ट्रेस। कौन से स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं डिस्टेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं। अगर कहीं पे जैसे वाटर क्या है, मतलब क्या है, सॉइल के ऊपर आ गया, सबमर्ज्ड कंडीशन हो गया, तो उस केस में ये वाली जो मतलब क्या थ्योरी है Coulomb's इक्वेशन वाली, वो क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। उस केस में कौन काम करता है, तरजागी इक्वेशन क्या करती है, वर्क करती है। इसलिए तरजागी साहब को क्या इसलिए नहीं बोला जाता है, वैसे तरजागी साहब के इतने ज़्यादा रोल है हमारे सॉइल मैकेनिक्स में, उनको फादर ऑफ मैकेनिक्स की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है। सो प्लीज, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, एस सी इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, एस इक्वल टू सिग्मा एन। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, एस इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। जैसे नो, अगर आप इसको क्या करेंगे, उधर लेके चले जाएंगे, तो एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। सी यहाँ पे क्या डियर स्ट्रेंथ, सी इज द कोहेजन एंड सिग्मा एन इज द नॉर्मल स्ट्रेस। बट हम लोग जनरली यहाँ पे क्या देखते हैं, टोटल स्ट्रेस। फाई इज द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डियर स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है ना, अगर विजिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा वाइट का थोड़ा सा है, कभी कभी विजिबल नहीं होता है क्लियरली, तो मैं क्वेश्चन को बिल्कुल बोल दे रहा हूँ। इन द प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, द साइज ऑफ द स्क्वायर बियरिंग प्लेट शुड बी लेस देन 300 mm, between 300 mm and 750 mm, between 750 mm and 1 meter and greater than 1 meter। तो डियर स्टूडेंट्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन इज 2। जो हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए या सेटलमेंट ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जो फील्ड टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट लोड टेस्ट। आप जनरली जब देख रहे होंगे कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन या कहीं पे ब्रिज बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं या जहाँ पे हैवी लोड आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, जनरली हम वहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। वहाँ पे हम लोग पता करते हैं कि सॉइल में कितना सेटलमेंट है, या वो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, वो आने वाला जो उसके ऊपर जो आने वाला लोड के कारण जो प्रेशर आने वाला है, क्या उसको वो रेजिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है। अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट या बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट करते हैं टू फाइंड द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे सो प्लीज़ आपने क्या करना है, इस टेस्ट को बहुत अच्छे से समझना है। दिस टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए क्या दे रखा हमारे को, प्लेट लोड टेस्ट इट इज़ यूज टू कैलकुलेट। पहले तो हमको किसी भी जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ द एम, कि आप करना क्या चाहते हैं उस टेस्ट की हेल्प से। दूसरा, आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और तीसरा, आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यही यूनिवर्सिटी में बैठा होता, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता, तो चौथा स्टेप मेरा क्या बनता कि प्रोसीजर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रोसीजर तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा तो यही जाएगा कि भाई इस टेस्ट की हेल्प से आपने क्या फाइंड करना है, कौन सा इक्विपमेंट आपने यूज़ किया, कौन सा आपने मटेरियल यूज़ किया, बस यही 3 चीज़ पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। सो प्लीज़ आपने क्या करना है, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे से क्या करना है, समझना है। ओके, देखते हैं। This test is used, okay, this test is used to calculate modulus subgrade reaction। बताइए कहाँ पे पढ़ा है आपने इसको, मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन आपने कहाँ पे स्टडी किया है। ये मॉडुलस सबग्रेड रिएक्शन की हेल्प से हम लोग करते हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, ठीक है ना। फॉर मतलब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर किसके लिए, फॉर डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट का। कौन सा पेमेंट का डियर स्टूडेंट्स, रिजिड पेमेंट। तो प्लीज इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है। रिजिड पेमेंट का डिजाइन करने के लिए हमारे को मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हाईवे का क्वेश्चन है, तो किसकी हेल्प से डिस्टेंस, प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से हम लोग करते हैं। सेकंड जो हमारे पास है डिस्टेंस, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से फाइंड करते हैं। सेकंड वन इज द अलाउएबल बियरिंग प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर परमिसिबल सेटलमेंट। परमिसिबल सेटलमेंट, ठीक है ना, परमिसिबल सेटलमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ प्लेट लोड टेस्ट। एंड थर्ड वन इज द सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन इटसेल्फ, कि फाउंडेशन जो है उसमें कितना क्या हो रहा है, मतलब सेटलमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, दिस टेस्ट इज यूज्ड ओनली, प्लीज ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहेजन लेस सॉइल। तो अभी अगर आपको ये नहीं पता हो इससे पहले कि कोहेजन लेस सॉइल कौन सा होता है या कोहेजिव सॉइल कौन सा होता है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोहेजन लेस सॉइल मींस क्या हो गया हमारे पास, सैंड। यस और नो, तो सैंड इज ए एग्जांपल ऑफ कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं 1 by 1। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू IS 1881992 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, दिस टेस्ट को
मतलब क्या किया गया है, परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट है प्लेट जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट यूज कर रहे हैं, वो प्लेट का शेप कैसा होता है, जनरली स्क्वायर एंड कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, स्क्वायर एंड सर्कुलर होता है जो शेप होता है। और डियर स्टूडेंट्स जो इसका साइज है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर तक क्या करता है, लाई करता है। एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट ये क्या है, सेल नॉट बी लेस देन 25 mm, ये 25 mm से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इस पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो प्लेट शेप क्लियर हो गया, जनरली हम लोग स्क्वायर या सर्कुलर यूज करते हैं। प्लेट साइज, यही हमारा क्वेश्चन था कि यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया। 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ पिट इज 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द प्लेट। हम लोग कह सकते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ प्लेट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। विड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ प्लेट, ये भी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, लोड्स आर अप्लाइड ऑन टेस्ट प्लेट इन इंक्रीमेंट्स, ठीक है ना। लोड्स आर अप्लाइड ऑन टेस्ट प्लेट इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1/5, प्लीज रिमेंबर दिस डाटा, 1/5 द एस्टिमेटेड सेफ लोड और 1/10 ऑफ द अल्टीमेट लोड ऑफ द अल्टीमेट लोड, ठीक है ना। ध्यान से समझना इसको, अल्टीमेट लोड या तो क्या होगा 1/5 ऑफ द एस्टिमेटेड सेफ लोड होगा, या 1/10 ऑफ द अल्टीमेट लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, लोड्स को जो इंक्रीमेंट्स होता है, लोड जिस रिस्पेक्ट में हम लोग उसको क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, या फिर अप टू फेलियर और एट लीस्ट अंटिल ए सेटलमेंट ऑफ 25 mm, कितना mm डियर स्टूडेंट, 25 mm। सो इसलिए आपको इसको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब आप फील्ड में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको टेस्ट मिलेगा। ये जो टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लेट लोड टेस्ट है। कैसा टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट लोड टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो आप ये प्लेट देख पा रहे हैं, ये कौन सा प्लेट है डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्कुलर प्लेट है और यहाँ पे 3 डायल गेज होते हैं, 1 2 3, कितने डायल गेज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 डायल गेज होते हैं। और ये तीनों सेम इक्वल एंगल पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का। तो ये एक दूसरे के साथ में जो एंगल बना रहे होंगे वो 120 डिग्री पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। ओके स्टूडेंट, हाउ मेनी, 3, कितने एंगल पे, 120 एंगल पे जनरली इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हमारे पास क्या हो गया, सर्कुलर प्लेट हो गया डिस्टेंस। दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो अभी हमने आपको बताया था, जो हमारे पास क्या था, डायमेंशन ऑफ पिट, मतलब इस तरीके का जो हमने पिट ले रखा है, इसका जो वेट है डिस्टेंस, ये कितना हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ द बीपी, कितना है, 5 टाइम्स ऑफ द बीपी। बीपी का मतलब है विड्थ ऑफ प्लेट, जो पिट का डायमेंशन है वो कितना डिस्टेंस, 5 टाइम्स है। और बीपी का मतलब क्या डिस्टेंस, विड्थ ऑफ प्लेट, जो हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टील गर्डर का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या डिस्टेंस, एक हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है ना, और उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर इंड्यूस करते हैं। और उसके ऊपर हमने क्या ले रखा है, सैंड बैग। जनरली हम लोग देखते हैं कि जितना इस पे लोड आ रहा है उस रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रैक्टिकल ही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला भी जो आपको दिख रहा है, ये भी कैसा प्लेट हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पे, वो भी हमने जो प्लेट यूज़ कर रखा है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सर्कुलर प्लेट है। कौन सा प्लेट है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो यहाँ पे प्लेट यूज़ किया हुआ है वो कैसा प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है। सो प्लीज़ आपने क्या रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ और प्लेट लोड टेस्ट से रिलेटेड और क्या हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में। पहले बात तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि डायमेंशंस क्या है प्लेट का, सारे प्लेट की डायमेंशंस क्या है बताओ डियर स्टूडेंट्स। प्लेट की डायमेंशन से पहले तो उसका शेप कैसा है, सर्कुलर हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। सेकंड, उसका जो डायमीटर है
वो 30 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर जनरली होता है। अब एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है कि आपने 30 सेंटीमीटर प्लेट को कब यूज़ करना है, एंड मतलब हम लोग कह सकते हैं लेस साइज या लेस डायामीटर ऑफ प्लेट को कब यूज़ करना है, और हाई या जो मोर डायामीटर ऑफ साइज ऑफ प्लेट है उसको कब यूज़ करना है। जनरली जब डेंस सैंड होता है, सैंड मैंने क्यों बोला डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर कोहेजनलेस सॉइल। तो डेंस सैंड के केस में जनरली वी यूज 30 सेंटीमीटर डाया ऑफ प्लेट, ठीक है। बट इन केस ऑफ सॉफ्ट या लूज के केस में जनरली हम लोग किसको यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब मोर डायामीटर ऑफ प्लेट को जनरली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या पता कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दो चीज़ पता कर रहे हैं। एक तो बियरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज फाउंडेशन, ठीक है ना। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ क्ले, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझना इन पॉइंटों को। अब आप कहेंगे सर क्ले के केस में तो करते ही नहीं है, फिर क्ले के केस में फाइंड क्यों कर रहे हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ क्ले में जो अल्टीमेट बियरिंग QU इज डिनोटेड, QU को हम लोग जो डिनोटेड करेंगे थ्रू इसमें मतलब सॉइल मैकेनिक्स में जनरली वो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को QU में। एक जो हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसको भी हम लोग QU से शो करते हैं। एक अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, इसको भी QU से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग QU की बात कर रहे हैं वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ फाउंडेशन, मतलब F मीन्स क्या हो गया, फाउंडेशन, इक्वल टू किसके होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। जो इस केस में प्लेट का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा सेम एज वेल एज किसके केस में के होगा, फाउंडेशन के केस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा कि प्लेट का ये डायमेंशन है, ठीक है ना, क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट इतना है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन इतना है, और जो हमारे पास क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्या प्लेट का इतना है। तो बताइए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन क्या होगा। तो अब आपके मन में आएगा कि यार क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट है। जो आपको एक्स्ट्रा जो डायमेंशंस दिए हैं वो आपको सिर्फ कंफ्यूज होने के लिए दी गई है, और हम वहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाएंगे। पता है ना, प्रेशर रहता है कि आज सिलेक्शन नहीं लेना, चाहे कुछ हो जाए, तो उस सिलेक्शन के चक्कर में इतना प्रेशर ले लेते हैं कि जो सही चीज़ें होती हैं उनको भी क्या कर देते हैं, गलत सलत कर देते हैं। तो समझ गए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ सैंड कहिए या कोहेजनलेस सॉइल कहिए, तो इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, QUF मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन टू द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इक्वल टू होता है BF/BP। ये रेशियो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों फॉर्मूलेस पे काफ़ी बार क्या आ चुके हैं, क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी बार क्या हो चुके हैं, क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं, तो इसलिए आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या दे रखा होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको किस तरीके से, वहाँ पे दे रखा होगा कि देखिए BF मतलब विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो 60 × 5 कितना हो गया, 60 × 5 300 सेंटीमीटर, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। और P कितना दे दिया हमारे को, जैसे मान लेते हैं कि 60 सेंटीमीटर है, जनरली हम लोग अपने समझने के लिए ले रहे हैं। और QUP का वैल्यू आपको दे दिया कि हमारे पास कोई भी क्या है, X वैल्यू है, ठीक है ना। तो बताइए QUF क्या होगा, तो QUF क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे X मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 5x। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इज द 5 टाइम्स ऑफ x। बट प्लीज़ आपने हमेशा 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने तो डायमेंशन इस तरीके के लिए, जनरली ये तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये तो ज़रूरी नहीं है कि यही डायमेंशंस होंगे और आप हमेशा क्या कर दें, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रेम होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेटलमेंट के बारे में देखते हैं। सेटलमेंट क्या कहता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे सेटलमेंट इन केस ऑफ क्ले, ठीक है ना,
इन केस ऑफ क्ले में अगर आप क्या देख रहे हैं, सेटलमेंट देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सेटलमेंट इन केस ऑफ क्ले, ठीक है ना, सेटलमेंट इन केस ऑफ क्ले, तो जनरली क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एस एफ अपॉन एस पी इक्वल टू बी एफ अपॉन बी पी। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या रखना है, याद रखना है। इन केस ऑफ क्लेई सॉयल सेटलमेंट इन फाउंडेशन एस एफ इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बी एफ अपॉन बी पी। अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि एस एफ क्या है, सेटलमेंट इन फाउंडेशन, यस और नो, एस पी क्या है, सेटलमेंट इन प्लेट, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ बाय बी पी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों फॉर्मूलेस पे काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। फोर्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जनरली ज़्यादातर लोग गलती इस फार्मूले में करते हैं, ज़्यादातर गलतियाँ स्टूडेंट्स इस फार्मूले में करते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा आपने क्या याद रखना है कि जब एग्ज़ाम में फॉर्मूले हो जाएंगे एफ एफ पी पी, ठीक है ना, इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। सेम एज वेल एज यहाँ पे आप इसकी जगह पे क्या कर दीजिए, एस एफ एस पी कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेम आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप किसके रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, फोर सैंडी सॉइल, किसके केस में डियर स्टूडेंट्स, फोर सैंडी सॉइल। अगर आप फोर सैंडी सॉइल के केस में देखेंगे, क्या देखना चाह रहे हैं आप देखना चाह रहे हैं सेटलमेंट इन फाउंडेशन अपॉन एस पी इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बी एफ अपॉन बी पी इन केस बी पी प्लस 0.3 अपॉन बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, सही है ना, गलत नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ ना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास बी एफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड कॉमा, ठीक है ना, कॉमा बी पी, बी एफ एंड बी पी विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड विड्थ इन प्लेट्स। ये किस में हमारे पास डिस्टेंस, ये किस में हमारे पास मीटर में। अगर ये मीटर में है तो यहाँ पे क्या है 0.3 है। अगर बी एफ एंड बी पी क्या होते हैं, बी एफ एंड बी पी किस में होते हैं डिस्टेंस, बी एफ एंड बी पी किस में होते हैं डिस्टेंस, सेंटीमीटर में होते, किस में होते हैं, सेंटीमीटर में होते। तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है, 0.3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे, आप सबको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.3 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए बहुत छोटा छोटा है, किसी किसी स्टूडेंट का तो टाइम वेस्ट हो रहा होगा इसमें, ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप क्या रख सकते हैं, डिस्टेंस याद रख सकते हैं। तो जितना भी प्लेट लोड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जनरली फ्रेम नहीं होता। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एस एफ अपॉन एस पी क्या होगा इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, इन केस ऑफ क्ले सॉइल, और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन विद रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इन केस ऑफ सैंड। इस तरीके से डिस्टेंस हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं। ये हमारे पास क्या होता है, प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे इस तरीके का होता है डिस्टेंस। शायद बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट कैसा होता है, तो इस तरीके का प्लेट लोड टेस्ट होता है, ठीक है डिस्टेंस। ये हमारे पास था, कौन सा कोड यूज़ किया जाता है, क्या डायमेंशंस थी, किस तरीके का है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा डिस्टेंस, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक और चीज़, एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया आपको। जो ये टेस्ट है प्लेट लोड टेस्ट, समझे डिस्टेंस, प्लेट लोड टेस्ट क्या आता है, इन दिस टेस्ट, इन दिस सेटलमेंट इज ओनली द इमीडिएट सेटलमेंट। मतलब हम लोग कह सकते हैं दिस टेस्ट इज दिस टेस्ट is conducted in short time, ठीक है डियर स्टूडेंट। शॉर्ट टाइम मीन्स बहुत जल्दी इस टेस्ट को क्या कर दिया जाता है, परफॉर्म कर दिया जाता है।
यही रीज़न होता है कि ये इसमें हम लोग क्या नहीं करते, क्ले में इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते। क्लियर हो गया? क्योंकि आप देखिए कंसोलिडेशन टेस्ट जो होता है वो किस में होता है, वो जनरली क्ले में होता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग टेस्ट है। बट जो ये टेस्ट है प्लेट लोड टेस्ट, ऐसा थोड़ी है कि 10 साल तक चलता रहेगा, तो फिर रोड क्या बनाओगे अगर 10 साल तक इसी टेस्ट को करते रहे। कोई बिल्डिंग बनाना है तो 10 साल तक थोड़ी ना इस टेस्ट को करेंगे, पता चला जिसने बिल्डिंग बनाना वही चला गया। तो इन पॉइंटों को हमको याद रखना पड़ेगा कि इस टेस्ट को क्ले के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम है, मतलब कम टाइम में ही इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, और क्ले के अंदर आप सेटलमेंट कम टाइम में पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो उसमें बहुत टाइम टेकिंग लगता है। ठीक है ना? जैसे कंसोलिडेशन टेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि कंसोलिडेशन टेस्ट में आपने देखेंगे कि फाइंड करने में कितना टाइम लग जाता है, 1 साल 2 साल 10 सालों लग जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास कैसा है, इमीडिएट सेटलमेंट जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है, प्लेट लोड टेस्ट की हेल्प से होता है। ठीक है? नेक्स्ट है डिस्टेंस। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टेबल को आपने क्या रखना है, याद रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, अगर आप जेईई एसएससी का पेपर देंगे तो वहाँ पे तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला है डिस्टेंस आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले। पहली बात तो आप ये देखिए, सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगा, क्ले में ज़्यादा होगा या फिर सैंड में ज़्यादा होगा, बताइए। सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगा, क्ले में या सैंड में? सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगा, क्ले में ज़्यादा होगा। देखिए क्ले, और दूसरा हमारे पास क्ले क्या है, ये है। दो ही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग और दूसरा राफ्ट फुटिंग। आइसोलेटेड में कितना हमारे पास 65 इन केस ऑफ क्ले, और जब आप यहाँ पे देखेंगे राफ्ट में तो 65 to 100 यही रेंज दे रखा होता है आपको कि सेटलमेंट इन केस ऑफ राफ्ट फुटिंग। और सॉइल कैसे दे रखा होगा, कोहेसिव सॉइल, तो वहाँ पे डिस्टेंस कितना है 65 to 100 सेंटीमीटर। राफ्ट ऑन सैंड, सैंड में कितना डिस्टेंस 40 to 65, 40 to 65 आप याद रख सकते हैं। 40 जो है वो किसके केस में जनरली यूज होता है, इन केस ऑफ सैंड, एंड 65 यूज्ड इन केस ऑफ द क्ले। तो यही एग्जाम में इस पॉइंट पर आपने ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्ले में ज़्यादा होगा सैंड में, आप कहेंगे सर क्ले में ज़्यादा होगा। अच्छा बताइए राफ्ट में ज़्यादा होगा या आइसोलेटेड फुटिंग में होगा? यार राफ्ट तो बहुत बड़ी क्या होती है, मतलब फाउंडेशन होता है, समझ रहे हैं ना। जब बहुत हैवी लोड, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, उस केस में हम लोग राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली सेटलमेंट भी क्या होगा, वहीं पे ज़्यादा होगा जहाँ पे क्या होगा, लोड ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो राफ्ट के केस में क्या है, सेटलमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू आइसोलेटेड फुटिंग। क्ले में सेटलमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू सैंड। अब प्लीज़ आप याद रख सकते हैं 65 40, 65 to 100, 40 to 65, मैक्सिमम 100, मिनिमम 40। तो 40, 65, 100, ओनली 3 डाटा को आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 40, 65 और 100, इन 3 डाटा को आप क्या रखिए, याद रखिए। नेक्स्ट है डिस्टेंस डिफरेंशियल सेटलमेंट। कौन सा डिस्टेंस, डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइसोलेटेड फुटिंग के केस में देखना है तो कितना 0.0015 L, 0.0015 L इन केस ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, एंड राफ्ट फुटिंग के केस में कितना 0.0021, 0.0021। अब आपको राफ्ट, ये डिफरेंशियल सेटलमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, डिफरेंशियल सेटलमेंट का एग्जाम्पल है जैसे हमने कोई घर बनाया, किसी एक जो मतलब क्या है कॉर्नर है वो क्या कर गया, सेटल कर गया, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से सेटल कर गया। जैसे मैं हूँ ये, अभी मेरे, आप इनको देखें, अभी मैं सेटलमेंट हो रहा है इस तरीके से, ये तो हो रहा है मतलब एक वर्टिकल डायरेक्शन में, परंतु अगर आप डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है इस तरीके से हो गया, समझ रहे हैं ना। ये वाला के कंपेरिजन में इधर क्या है, सेटलमेंट ज़्यादा हो गया है, तो इस टाइप के सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है एंगुलर डिस्टॉर्शन। तो प्लीज़ रिमेंबर 1/666 इन केस ऑफ राफ्ट फुटिंग एंड 1/500 इन केस ऑफ क्या है हमारे पास, सॉरी इन केस ऑफ आइसोलेटेड 1/666 एंड 1/500 इन केस ऑफ राफ्ट फुटिंग। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस टेबल से काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, सो इसलिए इन पॉइंटों को आपने याद रखना है। और जब हम लोगों का क्रैश कोर्स चलेगा तो क्रैश कोर्स में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, डाटाज हैं, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन को हर स्टूडेंट कर लेगा, परंतु जो डाटाज हैं, टेबल हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनमें स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा। तो जैसे जब हमारा क्रैश कोर्स होगा तो उस केस में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे पॉइंट्सों को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़े से जुड़े रहिए हम लोगों के साथ में, हम लोग आपको डेफिनेटली सिलेक्शन तक लेकर के जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गया। 33 में हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया, प्लेट लोड की हेल्प से हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से हमारे को बहुत आज कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल स्ट्रेटा सपोर्टिंग ए फुटिंग साइज 3 मीटर इंटू 3 मीटर, 3 मीटर इंटू 3 मीटर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल एट ए डेप्थ विच इज बिलो द बेस ऑफ फुटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगा, उसका आंसर कितना है 3 मीटर। ठीक है, जब हमारे को क्या दे रखा है, इसका आंसर तो सिंपल सा क्या है 3 मीटर है। अब आंसर कैसे 3 मीटर है उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए डियर यहाँ पे देखिए, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस टू अबाउट 50%। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हैं। मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस टू अबाउट 50% व्हेन द वाटर टेबल राइजेज टू द ग्राउंड सरफेस। अगर ग्राउंड सरफेस तक, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड सरफेस है और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फुटिंग डाल रखा है, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया फुटिंग इस तरीके का। ओके, अब कहने का मतलब क्या है, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो अगर वाटर टेबल इस पॉइंट तक आ जाता है, वाटर टेबल मतलब समझ रहे हैं, अगर इस पॉइंट तक वाटर टेबल आ जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो 50% से क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। जब कब, जब वाटर टेबल ऑन सरफेस है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट पूछा जाएगा तो वो क्या डियर, इसमें ग्राउंड सरफेस। व्हेन द वाटर टेबल राइज टू द ग्राउंड सरफेस, तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन वो रिड्यूस टू अबाउट कितना होता है, 50% होता है। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या है, डी एफ। क्या डियर स्टूडेंट्स, डी एफ, डी एफ का मतलब क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, अगर हमारे पास कैसा विड्थ है, अगर हमारे पास स्क्वायर फुटिंग है, कैसा डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर फुटिंग है, तो हमारे पास क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा बी एफ, इसका जो डायमेंशन होगा बी एफ मल्टीप्लाई बी एफ। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं इसमें सही से, बी एफ मल्टीप्लाई बी एफ। तो इस तरीके का होगा जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके का, ठीक है ना। हम लोग तो उसको फ्रंट से देख रहे हैं तो इस तरीके का है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये हो गया बी एफ मल्टीप्लाई बी एफ, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, कोई भी एक लोड आ रहा है पी, ठीक है ना, पी लोड आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया डिस्टेंस, ग्राउंड सरफेस। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास क्या है, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस्ड टू अबाउट 50% व्हेन द वाटर टेबल राइजेज टू द ग्राउंड सरफेस। कब, जब वाटर टेबल, जो ये वाटर टेबल है, आपको पता है सबको, वाटर टेबल को हम लोग इस तरीके से डिनोटेड करते हैं। अगर वाटर टेबल हमारा ऑन द ग्राउंड सरफेस आता है तो वो बियरिंग कैपेसिटी को कितने परसेंट से रिड्यूस कर देता है, 50% से रिड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में हमारे पास आया है दूसरा, हमारे पास क्या है कि वाटर टेबल अगर हमारे पास यहाँ पे लाई करता है एट द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे लाई करता है, तो क्या बियरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस करेगी या नहीं करेगी, देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस, जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर टेबल कहां पर लाई करे कि जो बियरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस ना हो, नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो डिस्टेंस आपने प्लीज ध्यान रखना है, जो विड्थ ऑफ फुटिंग है हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। और ये जो है हमारे पास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, बी एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर वाटर टेबल लाई करता है या इस डेप्थ के नीचे कहीं भी किसी पॉइंट पे क्या करता है, लाई करता है, तो इसके कारण जो हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्लियर हो गया पॉइंट, क्या नहीं पड़ने वाला है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर वाटर टेबल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से विड्थ ऑफ फुटिंग के बराबर क्या है, डाउन है, तो उसके कारण कभी भी बियरिंग कैपेसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सर यहाँ पे वाटर टेबल लाई करे तो क्या इसके कारण बियरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, यस
बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। बियरिंग कैपेसिटी पे ओनली वाटर टेबल अगर इस डेप्थ पर है, अगर इस पॉइंट पे है तो नहीं पड़ेगा, इससे नीचे है तो नहीं पड़ेगा, परंतु इससे अगर थोड़ा भी ऊपर है तो इसके कारण हमारे बियरिंग कैपेसिटी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखते हैं ध्यान से प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। मेरी कोशिश है कि मैं सारे पॉइंट अच्छे से बताऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो है हमारे पास तरजागी साहब। अच्छा, एक और ध्यान देना, तरजागी की जो भी थ्योरीज थी वो सैलो फाउंडेशन के लिए थी, डीप फाउंडेशन के लिए नहीं थी, ठीक है ना। तो सैलो फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इन केस ऑफ स्ट्रेप फुटिंग, ठीक है ना, स्ट्रेप फुटिंग। तो आप सबको पता होगा स्ट्रेप फुटिंग कौन सा फुटिंग होता है। स्ट्रिंग फुटिंग वो फुटिंग होता है जिसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू विड्थ। तो जैसे कि वॉल, दीवार, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमारे पास अगर कोई फुटिंग है, इस तरीके का अगर कोई फुटिंग है, ये इस तरीके से आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का है, मतलब हम लोगों को देखने में लग रहा है, परंतु इसका जो लेंथ है, लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा कंपेरिजन टू विड्थ। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है CNC प्लस गामा DFNQ प्लस 1/2 B गामा N गामा। ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ स्ट्रेप फुटिंग एज पर तरजागी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का। तो डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमने क्या समझना है कि इसमें 2 बार गामा आ रहा है। कौन सा गामा, देखिए, एक तो यहाँ पे गामा आ रहा है और दूसरा हमारे पास ये वाला गामा आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस ग्राउंड सरफेस। क्या डिस्टेंस, ये हमारे पास है इस तरीके का ग्राउंड सरफेस। डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या किया, फुटिंग बनाया इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का फुटिंग बनाया हमने, ये हमने बना दिया यहाँ पे एक फुटिंग, इस तरीके का फुटिंग बनाया है। प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, ये फुटिंग बनाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो गामा है, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, और ये वाला भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, गामा, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल। अब आपके माइंड में ध्यान देना, हमने ये वाला जो गामा है ये कौन सी सॉइल का है और ये वाला गामा कौन सा सॉइल का है। ध्यान से समझना, जो सेकंड टर्म में हम लोग गामा वर्ड यूज कर रहे हैं वो above the foundation या above the footing जो सॉइल सैंपल है उसका यूनिट वेट है। क्लियर हो गया पॉइंट। और जो डिस्टेंस थर्ड टर्म में हम लोग जो गामा को यूज कर रहे हैं, यूनिट वेट को जो यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, बिलो द फुटिंग है। बिलो द फुटिंग जो सॉइल है उसका यूनिट वेट है, वो किस टर्म में आएगा, थर्ड टर्म में आएगा। जो अबव द फुटिंग जो सॉइल सैंपल है, जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्या है, सॉइल सैंपल होगा, ये क्या डिस्टेंस, यहाँ पे सॉइल सैंपल है ना, फुटिंग तो इतना है, तो इस सॉइल सैंपल का अपना कोई तो यूनिट वेट होगा ना इस वाले सॉइल सैंपल का। तो डिस्टेंस इसका जो सॉइल सैंपल है गामा, ये किसमें यूज्ड इन सेकंड टर्म, ओके, यूज्ड इन सेकंड टर्म। और डिस्टेंस ये जो गामा है, आपको पता है इसके नीचे तो सॉइल होगा ही होगा 101%। इस तरीके से जो ये सॉइल सैंपल है, तो ये हम लोग लिख रहे हैं गामा यूज्ड इन थर्ड टर्म। कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में जो हम गामा को यूज कर रहे हैं वो बिलो द फाउंडेशन है, बिलो द फुटिंग है, और जो अबव द फुटिंग है वो हमारे पास ये वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपको समझना है इस तरीके से, ध्यान से समझिए, ये किसके केस में डिस्टेंस, इन केस ऑफ स्टेप फुटिंग। मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, क्यू यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू यू किसके केस में डिस्टेंस, इन केस ऑफ सर्कुलर फुटिंग, ठीक है, सर्कुलर फुटिंग के केस में क्या होगा। तो डिस्टेंस हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, इस तरीके सही से लिख लेते हैं इसको हम लोग, तो इसको भी रफ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस स्ट्रेप, ठीक है ना, स्ट्रेप फुटिंग। इनको प्लीज़ आपने याद रखने का तरीका बताना मैंने इसलिए। सेकेंड है डिस्टेंस फर्स्ट, सेकेंड है डिस्टेंस सर्कुलर फुटिंग। कौन सा डिस्टेंस, सर्कुलर फुटिंग, ओके, सर्कुलर फुटिंग। थर्ड वन इज द स्क्वायर फुटिंग, ओके, कौन सा है, स्क्वायर फुटिंग। एंड फोर्थ वन इज द रेक्टेंगल फुटिंग,
रेक्टेंगल फुटिंग। ओके स्टूडेंट, तो इनके फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं, ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन फॉर्मूलेज पे। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है हमने, क्यू यू, क्यू यू, क्यू यू और क्यू यू। क्यू मीन्स अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसके केस में सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा। क्लियर हो गया पॉइंट, बी गामा एन गामा। तो डी एफ इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, गामा इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल सैंपल above the footing and b is the width of footing, gamma is the unit weight of soil sample below the footing। क्लियर हो गया इस तरीके से। c is the cohesion property, nc nq n gamma are depend on, एग्जाम में काफी बार पूछा गया इसको, nc nq n gamma are depends upon the friction angle। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। यहाँ पे क्या डियर स्टूडेंट्स, एन सी एन क्यू एन गामा, ये क्या हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। क्या डियर स्टूडेंट्स, बियरिंग कैपेसिटी, ओके, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स आर बेस्ड, ठीक है ना, आर बेस्ड या आर डिपेंडेड ऑन, आर बेस्ड ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये डिपेंड करते हैं डिस्टेंस फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल। किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल, ठीक है ना, फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल पे डिपेंड करते हैं। सो इसलिए आपने थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, इन केस ऑफ सर्कुलर फुटिंग में क्या होगा, 1.3 CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.3 B gamma n gamma। नेक्स्ट है डिस्टेंस 1.3 CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 B gamma n gamma। नेक्स्ट है डिस्टेंस 1 प्लस 0.3 B by L CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 1 माइनस 0.2 B by L। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक सेकंड डियर स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, ठीक है। सारा कुछ सही चल रहा है हमारा, 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा बी गामा एन गामा। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूलाज हैं, आप इन फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। देखिए कुछ टर्म्स क्या हैं, कॉमन है। क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से, CNC 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 CNC, ठीक है, ये तो सब में क्या है, सेम है, इसमें तो कुछ भी ऐड करने की आपको कोई भी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। गामा डी एफ एन क्यू, 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 1/2। अच्छा ठीक, बी गामा एन गामा, बी गामा एन गामा, बी गामा एन गामा, बी गामा एन गामा। अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर, स्क्वायर किसका है, 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर कौन है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 4 क्या होता है, स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्क्वायर के केस में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर होता है। जैसे सर्कुलर में क्या है, 3, इसके केस में इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, आप बोलिए 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से डिस्टेंस याद रख सकते हैं। सर्कुलर में और स्क्वायर फुटिंग में क्या है डिस्टेंस, 1.3, ओके। तो ध्यान दीजिए, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जो केस है, इन केस ऑफ क्ले, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ क्ले, तो ध्यान देना, NC इक्वल टू होता है डिस्टेंस 5.7, NQ इक्वल टू कितना डिस्टेंस 1 एंड N गामा इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इस डाटा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डाटा। क्या है डिस्टेंस, ये डाटा क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ क्ले NC इक्वल टू 5.7, NQ इक्वल टू 1, N गामा इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ये गेट में, ESE में, हर एग्जाम में पूछा गया है। आपको क्या दे रखा होगा, एक कोहेसिव सॉइल, क्या कौन सा सॉइल दे रखा होगा, कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल का मतलब क्या है, फाई इक्वल टू 0। क्या है डिस्टेंस, इन केस ऑफ क्ले, क्ले का मतलब क्या हो गया, फाई इक्वल टू अगर 0 है तो उस केस में NC का वैल्यू कितना होगा, 5.7, NQ का वैल्यू कितना होगा, 1, N गामा का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर N गामा इन सारे टर्म्स में 0 हो जाए, इसमें 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया, इसमें भी 0 हो गया,
इसमें भी जीरो हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स बताइए, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज नॉट डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, बिकॉज जैसे ही आप एन गामा का वैल्यू जीरो करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। और देखिए बी इज द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इस टर्म में है क्या? इस टर्म में है क्या विड्थ ऑफ फाउंडेशन? नो। क्या इस टर्म में? नो। तो प्लीज आपने इस पॉइंट को क्या रखना है? याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी क्ले का केस आएगा, किसका केस आएगा डिस्टेंस? क्ले का केस आएगा, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा? विड्थ ऑफ फाउंडेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। वो क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देख लीजिए। अगर हमारे पास क्या है, सॉइल कैसा है? कोहेसिव सॉइल है, ठीक है ना, कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल एंड बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, बियरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी फाइंड ऑन द ग्राउंड सरफेस, ऑन द ग्राउंड सरफेस। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स बियरिंग कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? इस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है क्यू यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सी एन सी इन केस ऑफ स्ट्रेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, 1.3 सी एन सी इन केस ऑफ सर्कुलर, ठीक है ना, किसके केस में डियर स्टूडेंट्स? सर्कुलर एंड स्क्वायर के केस में होगा। ओके 1 प्लस 0.3 बी बाय एल, ठीक है, सी एन सी, ये किसके केस में होगा डियर स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल के केस में होगा। किसके केस में होगा? रेक्टेंगल के केस में होगा डियर स्टूडेंट्स, इससे बाहर नहीं हो सकता। कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल मतलब सी मतलब फाई इक्वल टू जीरो। जैसे ही आप कोहेसिव सॉइल देखेंगे तो ये डाटा यूज हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा डाटा यूज हो जाएगा? ये डाटा यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कोहेसिव सॉइल है और बियरिंग कैपेसिटी पूछा आपको कहां पे? एट ग्राउंड सरफेस। अगर आपसे ग्राउंड सरफेस पे पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है, ग्राउंड सरफेस का सिंपल सा मतलब है डियर स्टूडेंट्स, क्या मतलब है? डीएफ इक्वल टू जीरो। क्या है? डीएफ इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए ध्यान से, इन सारे फॉर्मूलेज में देखिए, इस वाले केस में देखिए ध्यान से, ये वाला जो रिजल्ट है ये किसके कारण जीरो हो गया? कि भाई यहाँ पे तो एन गामा का वैल्यू क्या है? जीरो, इसलिए ये थर्ड टर्म कैंसिल हो गया। ये सेकंड टर्म भी क्या बन गया? जीरो बन गया, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? डीएफ आ रहा है। डीएफ का वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू जीरो, डीएफ मल्टीप्लाई डीएफ इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू जीरो, मतलब सेकंड टर्म भी सब में क्या हो जा रही है? जीरो हो जा रही है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बनता है कि कोहेसिव सॉइल है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आप कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? ग्राउंड सरफेस पे फाइंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बनता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, मतलब पहला ऑप्शन होगा ओनली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, सेकंड होगा ओनली विड्थ ऑफ फाउंडेशन, थर्ड होगा मतलब डिपेंड ऑन बोथ डेप्थ फाउंडेशन एंड विड्थ फाउंडेशन, और फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो होगा नन ऑफ दीज, या नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इंडिपेंडेंट, बिकॉज क्योंकि डीएफ तो जीरो हो गया क्योंकि सरफेस पे है, एन गामा के कारण ये भी टर्म जीरो होगा क्योंकि वो किसके लिए? क्ले के लिए है। तो प्लीज ये डाटा आपने क्या रखना है? याद रखना है। तो डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं सी एन सी, अगर सी का वैल्यू दे दिया जाए तो आप कितना हो जाएगा? 5.7 इंटू सी, 1.3 मल्टीप्लाई 5.7 इंटू सी। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस और नो? इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल, हम लोग हंसते खेलते क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये सारी चीज़ें क्या हो गई? क्लियर हो गई कि इन केस ऑफ स्टेप फुटिंग, इन केस ऑफ सर्कुलर फुटिंग, इन केस ऑफ स्क्वायर फुटिंग, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग क्या वैल्यूज हमारी हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में और क्या देख रहे हैं हम लोग। कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जैसे कि अल्टीमेट, ठीक है ना, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय क्या होता है डिस्टेंस? क्यू यू। ओके, नेक्स्ट है टर्म हमारे पास नेट अल्टीमेट। ओके, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है? क्यू एन यू इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी एफ के इक्वल होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी किसके इक्वल होगा डिस्टेंस? ये होता है हमारे पास क्यू एन यू डिवाइड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या लिख देंगे? क्यू यू माइनस गामा डी एफ डिवाइड में
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और लास्ट जो है डियर स्टूडेंट फोर्थ, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ओके, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू एन एस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू एन एस। ठीक है, क्यू एन एस, तो हम लोग लिखेंगे क्यू एन एस प्लस गामा डी एफ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट फाइनली हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सारे टर्म्स को आपको नहीं समझाता तो आपको मज़ा नहीं आता उस चीज़ को समझने में जिसको मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो प्लीज़ अब हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अगर हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को तो आप अच्छे से समझ गए। अगर वाटर टेबल क्या डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वाटर टेबल इस हाइट पे क्या करता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से विड्थ ऑफ फाउंडेशन वाली हाइट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, तो क्या होगा? नो अफेक्ट, ठीक है ना, नो इफेक्ट ऑफ, और नो इफेक्ट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, नो इफेक्ट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, बियरिंग कैपेसिटी ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू वाटर टेबल, ठीक है। अब ओके देखिए, अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या कर रहा है, बियरिंग कैपेसिटी कहाँ पे लाई कर रहा है डिस्टेंस? इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। किस पॉइंट पे लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। और ये हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस, ये तो बी एफ है, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है, ये सॉरी इसको नहीं मानते हम लोग, मान लेते हैं ये वैल्यू हमारे पास है डिस्टेंस y, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना y, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये वैल्यू कितना है हमारे पास, ठीक है ना। हमको जैसे यहाँ तक पता करना है, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इस वैल्यू को कहेंगे हम लोग बी एफ, विड्थ ऑफ फुटिंग माइनस वाई। यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं? यस। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा डिस्टेंस, क्यू यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू सी एन सी। देखिए किसके केस में देख रहे हैं, स्ट्रिप फुटिंग के केस में। किसके केस में? आप किसी भी फुटिंग के केस में देख सकते हैं, STRIP स्ट्रिप फुटिंग के केस में देख रहे हैं, किसी फुटिंग के केस में देख सकते हैं। CNC, क्या CNC का वाटर टेबल से कोई रिलेशन है? नहीं, वाटर टेबल का रिलेशन ओनली यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल से है। ओके, प्लस कर रहे हैं डिस्टेंस, हम लोग ध्यान समझना है इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। CNC प्लस गामा DFNQ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इस स्टेटमेंट को? यस, मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो गामा है, ये गामा कौन सा है, ये तो अबव द फुटिंग है। कौन सा डिस्टेंस? ये तो अबव द फुटिंग है, बिलो द फुटिंग नहीं है। बिलो द फुटिंग जो होगा मैं उसकी बात करूंगा। ओके, प्लस नेक्स्ट क्या हमारे पास 1/2 बी, अब यहां पे आएगा गामा, और पहले मैं लिख देता हूं एन गामा, अब आ गया हमारे पास गामा। तो डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि जहां तक वाटर टेबल होता है, समझ रहे ना, जहां पे वाटर टेबल होता है उसके ऊपर वाला सॉइल सैंपल कैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क सॉइल सैंपल बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट। यस और नो, बल्क यूनिट वेट, या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल बोलते हैं। और जो जहां पे वाटर टेबल लाई करता है उसके नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, गामा सैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे डिस्टेंस? गामा सैचुरेटेड कहेंगे। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा, देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, गामा बी मतलब बल्क यूनिट वेट मल्टीप्लाई वाई प्लस, क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, गामा समझड मल्टीप्लाई BF माइनस वाई। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। कब? जब हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, इस केस में हो गया ये फॉर्मूला। अब थर्ड केस क्या है डिस्टेंस, सेकंड केस में क्या है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1, ठीक है ना, 1। तो सेकंड में हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है ना, मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये पॉइंट हमने ध्यान से समझने हैं। इस बार वाटर टेबल कहां पे लाई कर रहा है डिस्टेंस, इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, सेकंड पोजीशन पे। पहले हमारे पास वाटर टेबल कहां था, यहां पे था, इसके कारण तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर वाटर टेबल इस हाइट में कहीं पे लाई करता है, यहां पे लाई कर दिया, तो हमने देख लिया कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे इस वाले गामा पे बेचारे पे क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। तो इस केस में अगर वाटर टेबल कहां पे लाई करता है, एट द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, कहां पे, वाटर,
ठीक है ना, वाटर टेबल लाइज एट द लेवल ऑफ एट द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है ना, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अगर इस केस में है तो फिर देखिए वाटर टेबल कैसे आएगा, सिंपल सा, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है माय डियर। तो इस केस में हम लोग लिख रहे हैं क्यू यू का वैल्यू, क्यू मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा सी एन सी, बिकॉज सी एन सी इज इसका कोई वाटर टेबल से रिलेशन नहीं है। तो फिर मैं लिख रहा हूँ गामा डी एफ एन क्यू। क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि अभी वाटर टेबल कहाँ पे, एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे है। अगर इसके ऊपर आएगा तो हमने बोला क्या है, गामा कौन सा सॉइल, गामा कौन सा वेट है, गामा इज द वेट ऑफ द सॉइल सैंपल अबव द फुटिंग है, अबव द फुटिंग के केस में है, बिलो द फुटिंग के केस में नहीं है। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, अब इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, 1/2 मल्टीप्लाई बी गामा डैश एन गामा। अब आप कहेंगे सर गामा डैश का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है गामा डैश का मतलब क्या होता है, गामा समझड। क्या होता है डिस्टेंस, गामा समझ। और गामा समझ क्या होता है, सबको पता है, गामा समझ इक्वल टू 1/2 अप्रोक्सीमेट गामा सैचुरेटेड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्टेंस, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट केस में जो वाटर टेबल है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, वाटर टेबल कहाँ पे, थर्ड पोजीशन है ये, और ये कितना है, एक्स हाइट पर है, क्या डिस्टेंस, एक्स हाइट पे बिलो फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो इस केस में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस, इस बार ये वाला जो गामा, जो सेकंड टर्म में हम गामा यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, अफेक्टेड है, यस और नो, वो भी क्या है, अफेक्टेड है। सो प्लीज आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है, क्या रखना है, इसको याद रखना है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, सी एन सी प्लस गामा क्या बी, गामा बी मतलब यूनिट वेट इंटू एक्स प्लस गामा समझड मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा डिस्टेंस, डी एफ डेप्थ ऑफ फुटिंग माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। गामा बी, गामा का हो गया गामा, फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया ना डिस्टेंस, इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या था, गामा डी एफ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा डिस्टेंस एन, और क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है, गामा डी एफ एन क्यू, ठीक है, प्लस क्या होगा डिस्टेंस 1/2 बी गामा डैश एन, क्या हो जाएगा बोलिए, एन गामा होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसके नीचे है, तो ये तो अब क्या होगा, हमारे पास गामा डैश होगा। अगर डिस्टेंस वाटर टेबल हमारे पास कहाँ पे लाई करता है, एट ग्राउंड सरफेस पे, इस बार कहाँ पे, वाटर टेबल कहाँ पे डिस्टेंस, वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस, कहाँ पे डिस्टेंस, एट ग्राउंड सरफेस पे है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो आप खुद सोच लीजिए, इस केस में फॉर्मूला क्या होगा माय डियर, इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा क्यू यू इक्वल टू, क्या होगा डिस्टेंस, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डैश, ठीक है, डी एफ एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा डैश और एन गामा। तो डिस्टेंस अब आप देखिए, यही रिलेशन है वो जिसको हमको फाइंड करना होता है। जब वाटर टेबल, ठीक है ना, जब वाटर टेबल कहाँ पे, अगर एट द सरफेस लाई कर रहा होता है, उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट 50% से रिड्यूस कर जाती है। रीजन क्या है उसके पीछे, बिकॉज पहले हम लोग क्या ले रहे थे, गामा, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, गामा समझ। तो गामा बल्क जनरली आप देखिएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू 17, 18, 19 रहता है, जबकि गामा डैश का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेट 8, 9, 8.5 के अप्रॉक्सीमेट रहता है। तो डिस्टेंस इसका जो रिलेशन है ये अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो यही रीज़न है, जब वाटर टेबल कहाँ पे लाई करता है, वाटर टेबल लाई एट द सरफेस, एट द ग्राउंड सरफेस, तो क्या होगा, वाटर टेबल के कारण तो जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कितने से 50% से क्या कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, कवर अप हो गई होंगी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को देखिए, पढ़िए, बहुत सारी चीज़ थे, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताने की पूरी क्या की है, कोशिश की है।
ओके। और भी आपको अच्छे से समझना है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आने वाले एसडीओ के एग्ज़ाम में, तो डियर स्टूडेंट्स आप सिंगल सब्जेक्ट भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप सिंगल सब्जेक्ट भी आप हमारे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बस एक ही वो है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए आपका? ओनली सिलेक्शन होना चाहिए। सेटलमेंट के बारे में क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेटलमेंट के बारे में देखते हैं।